नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स के बेसिक मैथ के इस लेक्चर नंबर 15 में, जो नीट के लिए आपको ज़रूरी है जिसको शुरू करने से पहले। तो अभी तक लेक्चर नंबर 14 तक में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन तक का काम कर लिया था, और अब आगे इसके बाद जो है आपका लास्ट वर्क बचा है इंटीग्रेशन में काम करना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑफ कोर्स जो नीट के लिए ही आपको काम में आएगा, जो आप फिजिक्स सॉल्व करेंगे उसमें। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं, तो सबसे पहले तो दिमाग में ये सेट कीजिए कि जो इंटीग्रेशन में है आपको दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। सब जानते हैं इस बात को। एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है और एक डिफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, आपको बिना किसी लिमिट के काम करना होता है, विदाउट द लिमिट्स। ठीक है, कोई भी लिमिट ऑपरेट नहीं होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के केस में। और फिर क्या होगा, ए कांस्टेंट टर्म इज एडेड आफ्टर द ऑपरेशन। तो जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का काम कर रहे हो तो लास्ट में आपको, मतलब आफ्टर द ऑपरेशन का मतलब जब आपने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया तो उसके बाद आपको लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करना होता है। एक कांस्टेंट टर्म इज एडेड आफ्टर द ऑपरेशन। तो ये होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। इस तरह से आप इसके एग्जांपल को समझिए। जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा और उसको x के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। और ये इंटीग्रेट किस तरह से करना है, देखिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रखी गई है। अगर लिमिट होती तो यहाँ पर कुछ होता और यहाँ ऊपर में भी कुछ होता, कुछ कॉन्स्टेंट्स नंबर्स हो सकते थे यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो नहीं है लिमिट, तो हम समझ जाएंगे कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो ये जब भी होगा, सॉल्व होगा, तो मान लो ये सॉल्व होकर के आया कोई नया फंक्शन, एक फंक्शन इंटीग्रेट होकर के कोई नया फंक्शन बनाया। ओके, तो और ये नया फंक्शन जो बना तो फिर इसमें हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म c को ऐड कर देना है। क्लियर। लेकिन अगर यही एक डिफिनिट इंटीग्रेशन होता तो ध्यान रखना है, यहाँ पर दो लिमिट ऑपरेट होते हैं, एक को बोलते हैं लोअर और दूसरे को बोलते हैं अपर। तो कहने का मतलब हुआ डेफिनिट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों अप्लाई होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हो गया a, लोअर लिमिट जो नीचे लिखा हुआ होता है वो होता है लोअर लिमिट, और जो ऊपर में लिखा हुआ होता है वो होता है अपर लिमिट। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन्हीं के बीच में आपको इसका इंटीग्रेट करना होता है। कोई कांस्टेंट टर्म की जरूरत नहीं होगी, नो कांस्टेंट टर्म इज एडेड आफ्टर द ऑपरेशन। तो जब आप इसके काम को करेंगे तो आपको कोई अलग से इस c की तरह कोई कांस्टेंट इधर ऐड करने की जरूरत नहीं है। एफ एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में और विद इन द लिमिट ए एंड बी। ओके, तो एफ एक्स का आपने जो इंटीग्रेशन किया, जैसे आप इंडेफिनिट में करेंगे वैसे ही यहाँ भी करेंगे। तो जैसे यहाँ किया तो जी एक्स आ गया तो बस सी लगा के आंसर कर दिया, यहाँ किया तो जी एक्स आया तो अब कोई सी नहीं लगेगा, बल्कि ये जो लिमिट्स आपने अप्लाई किए हैं ना, इनका काम हो जाएगा, इनका काम होगा। तो होगा क्या कि जो भी आपको इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे मिला है उसको आप बॉक्स लगाएंगे, बॉक्स के साथ लोअर लिमिट यहाँ नीचे, अपर लिमिट ऊपर। और उसके बाद क्या करना है, आपको इस बॉक्स को तोड़ना है, ओपन करना है। तो वो कैसे होगा, तो एक बार क्या करना है कि x की जगह अपर लिमिट रखना है, फिर माइनस साइन लगाना है। देखिए x की जगह अपर लिमिट रखिएगा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ b। अभी क्या है, फंक्शन ऑफ x, तो x की जगह b लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ b। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ b, और फिर एक माइनस लगाएंगे और उसी तरह से फिर x को हटा के उसकी जगह a रख देंगे, तो माइनस ऑफ जी ए। ठीक है, तो जी बी माइनस जी ए, और फिर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो जो आ जाएगा आपका वो एक आंसर हो जाएगा, फिक्स्ड आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। और आपको ध्यान में रखना है कि जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको करने हैं उसमें से 99% जो आपको इंटीग्रेशन यूज करना है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन टाइप का ही होगा, मतलब कि आपको लिमिट के साथ ही काम करना होगा। ठीक है, मतलब आपको इस तरह से बॉक्सेस बनाने होंगे जगह जगह पर, और उसको इस तरह से फिर सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, तोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ओके, अब सवाल उठता है कि ठीक है भाई, ये इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। इंटीग्रेशन डिफाइन, पहले डिफाइन कर दीजिए इसको कि इंटीग्रेशन जो है ये डिफाइन कैसे होता है, फिर इसको करते कैसे हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस पर काम करना है। तो मैं आपको बता दूं पहले कि यहाँ पर आप ये अच्छे से समझिए कि अगर आपने डिफ्रेंशिएशन तक का काम अच्छे से कर लिया है, मतलब लेक्चर नंबर 14 तक, इस वीडियो से पहले के लेक्चर वीडियोस को अगर आपने अच्छे से देख लिया है, सारा बढ़िया से समझ गए हैं डिफ्रेंशिएशन, तो फिर आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर आपने डिफ्रेंशिएशन में काम नहीं किया हुआ है तो बिना डिफ्रेंशिएशन के इंटीग्रेशन नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए
आप लेक्चर 14 तक अच्छे से सबको बढ़िया से क्लियर कर लीजिए, फिर आप इस लेक्चर वीडियो में आइए, ठीक है। तो क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया है, ये क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है, किसका, डिफरेंशिएशन का। तो अगर हम डिफरेंशिएशन जानेंगे तो उसको रिवर्स में अप्लाई करके ऑटोमेटिकली हम इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं। क्लियर? तो कैसे, तो मैं आपको आगे समझाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। अगर आप इसके मीनिंग पर जाते हैं इंटीग्रेशन का मतलब, तो इसका मतलब होता है जोड़ते चला जाना, जोड़ते चले जाना, ठीक है। बेसिकली अगर इसको ऐसे भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन। आप इंटीग्रेशन करके क्या करते हैं, आप एक फंक्शन को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन whose derivative is given। मतलब प्रॉब्लम में आपको जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है, वैसे फंक्शन को आपको ढूंढना है। तो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन। एक ऐसे फंक्शन को ढूंढिए जिसका डेरिवेटिव आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे क्या हुआ, कहने का मतलब कि अगर आपको पता है कि किसी फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन मतलब fx का डेरिवेटिव क्या है, gx है, ठीक है सर। हाँ, तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इंटीग्रेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना पड़ता है जिसका ऑलरेडी डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है, मतलब ऑलरेडी आपको उसको डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको फिर से सुनिएगा, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको फाइंड करना है एक ऐसा फंक्शन, कोई एक अननोन फंक्शन होगा, ठीक है, उसको आपको फाइंड करना है और आपको दिया हुआ क्या है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। मतलब आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि भाई ये जो मैंने आपको फंक्शन दिया, तो बताओ मैंने किस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। तो वो वाला फंक्शन ढूंढना है। तो इसको ऐसे भी समझिए, जैसे कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक, उसको डिफरेंशिएट करने पर हमको कोई नया फंक्शन मिला, gx कुछ मिला, क्लियर। जैसे चलो मैं यहां भी दिखाता हूं, जैसे एक्स क्यूब एक फंक्शन हो गया, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया, क्या होगा जवाब, 3x², क्लियर है, ये मिला। तो आपको अगर कह दिया जाए कि भैया अब आप इस gx का इंटीग्रेशन निकालिए, gx का इंटीग्रेशन निकालिए, मतलब यहां पर इस साइन का क्या मतलब हुआ, इंटीग्रेशन, मतलब gx का इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। और वो क्या होगा सॉल्व करके, जब आप इसको इंटीग्रेशन के प्रोसेस को जानोगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये तो सॉल्व करके आ गया fx, ठीक है, क्योंकि fx का डिफरेंशिएशन था gx, तो gx का इंटीग्रेशन हो गया वापस fx, क्लियर। तो उसी तरह से यहां पे समझिएगा, जैसे एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x², तो 3x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यही बात हो गई कि अगर fx का डिफरेंशिएशन gx हुआ, तो gx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वापस fx हो जाएगा, ठीक है। और ये सी तो आप इसलिए लगाते हो क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, सो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, तो आपने एक सी कांस्टेंट टर्म लगा दिया। तो वही चीज यहाँ से क्लियर हुआ कि एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3x², तो 3x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वापस एक्स क्यू हो जाएगा, क्लियर, इस तरह से। और इंडेफिनिट है तो एक कांस्टेंट लगा दिया। चलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, sin x, क्लियर है। तो यही बात हो गई, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया कुछ और वही आपको दे दिया, वो आपको दे दिया, ये से दे दिया, और आपसे पूछा कि बताओ कि मैंने कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये आपको दिया है, तो वो फंक्शन ढूंढना है। तो वही हो गया इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन whose derivative is given, मतलब जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आपको सामने दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए मैंने किस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, तो ये आया, क्लियर। तो ये बातें हो गई।
तो इसी तरह से डिफरेंशिएशन अगर आपको पता है तो उसके रिवर्स को कर देने से क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो भी फार्मूला अब आपको आएगा वो सारे फार्मूले आपको डिफरेंशिएशन पर ही आधारित होंगे, ठीक है। और उसके बाद इंटीग्रेशन करने के कुछ रूल्स भी आएंगे। तो आइए एक एक करके उनको देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, तो आगे देखिए। तो देखिए आपको यहाँ पर जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स बताया गया था कि जैसे प्लस माइनस रहेगा तो फिर डिफरेंशिएट करना है तो दोनों पे ऑपरेट हो जाएगा। तो उसी तरह से इंटीग्रेशन के भी रूल चलते हैं कि अगर f1x प्लस माइनस f2x दो फंक्शन आपको दिया हुआ है इस तरह से और आपको इनको इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो दोनों पर बारी बारी से अप्लाई हो जाएगा। तो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f1x विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ f2x, ठीक है, इस तरह से। फिर साथ ही जैसे डिफरेंशिएशन में था कि कोई कांस्टेंट नंबर अगर मल्टीप्लाई होता था फंक्शन से तो डिफरेंशिएशन जब आप करते थे तो वो कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता था और फिर होता था डिफरेंशिएशन। तो उसी तरह इंटीग्रेशन में भी है कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर n यहाँ पे मल्टीपल में है तो इंटीग्रेशन करते वक्त क्या होगा, ये n बाहर आ जाएगा और आप सीधा सीधा इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जहाँ n कोई भी नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी। एक और फार्मूला आप यहाँ पर जान लें, 12th क्लास में आपको कहीं कहीं इसका भी यूज हो ही जाता है। जैसे u इंटू वी, दो फंक्शन हो गए, एक u हो गया कोई f1x मान लो, v हो गया f2x। तो uv का अगर इंटीग्रेशन करना है तो फिर कैसे होगा, तो एक फंक्शन पहला फंक्शन बाहर आ जाएगा, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस चलेगा, फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर ये जो भी वैल्यूज आएगी उनका एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और फिर जाके लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको लेंथी पड़ सकता है लेकिन एक आध जगह थ्योरी में आपको कहीं कहीं यूज है, न्यूमेरिकल्स में नहीं के बराबर यूज है। सो डोंट वरी, थ्योरी समझने के लिए आपको ये वाला जो है 12th क्लास में एक आध जगह हम लोग यूज करते हैं, ओके, इसलिए यहाँ बता दिया। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के फार्मूले अगर आप जानते हैं तो उनको आप रिवर्स कर दीजिएगा तो वो इंटीग्रेशन के फार्मूलों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर किया गया है। जैसे कि अगर आप x की पावर n+1 अपॉन n+1 अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा x की पावर n, ठीक है, सिंपल सी बात है क्योंकि n+1 नीचे आ गया बाहर और ये वाला पावर n+1 ऊपर आ जाएगा और फिर क्या होगा, x का पावर एक कम हो जाएगा, मतलब x की पावर n हो जाएगी और n+1 बाहर था और यहाँ नीचे था, कैंसिल होकर क्या बचेगा, x की पावर n। आप चाहे तो एक बार खुद से लिख के देख सकते हैं। तो इसीलिए चूंकि x की पावर n+1 अपॉन n+1 का डिफरेंशिएशन x की पावर n है तो हम फार्मूला क्या बना सकते हैं इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन ऑफ ये दिस x की पावर n वो क्या हो जाएगा, x की पावर ये वाला n+1 अपॉन n+1, और चूंकि इंडेफिनिट है तो एक कांस्टेंट टर्म आप लगा सकते हैं, क्लियर। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपको इंटीग्रेशन पर्पज से, तो बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज होगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, तो इसको आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन है इस n के ऊपर, क्योंकि क्या हुआ है कि ये n+1 का टर्म जो है ये एक डिनोमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो अलाउ नहीं होता, तो हम n की ऐसी वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिसकी वजह से ये n+1 जीरो बन जाए। तो ऐसी वैल्यू कौन सी होगी, -1, n की वैल्यू अगर -1 आप रखोगे तो फिर ये डिनोमिनेटर बन जाएगा जीरो, तो टर्म हो जाएगा अनडिफाइंड। तो ये फार्मूला तभी वैलिड होगा जहां पर n की वैल्यू कोई भी नंबर हो लेकिन -1 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है n कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर एक्सेप्ट -1, मतलब n कैन नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि अगर n -1 हुआ तो फिर ये डिनोमिनेटर का टर्म n+1 बन जाएगा जीरो और जीरो इज नॉट अलाउड इन द डिनोमिनेटर, जीरो इज नॉट अलाउड इन द डिनोमिनेटर, वो टर्म को अनडिफाइंड कर देगा। इसलिए ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे अगर n की वैल्यू -1 को छोड़ करके कोई भी वैल्यू दिया हुआ हो, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन में कुछ भी दिया हुआ हो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कहाँ यूज नहीं करेंगे, तो n इक्वल टू -1 पे यूज नहीं करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन करते थे क्या मिलता था 1, तो फिर 1 का इंटीग्रेशन करने से क्या मिल जाएगा, वापस x मिल जाएगा, है ना।
तो अगर a का डिफरेंशिएशन किया b मिला तो b का इंटीग्रेशन करेंगे a मिलेगा, इसलिए तो रिवर्स कहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से, जैसे देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिला 6, तो जो मिला आप उसको वापस 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा 2। तो जहां से चले थे वहां पहुंच गए। तो हम क्या कहेंगे कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर रिवर्स प्रोसेसेस, एक दूसरे का रिवर्स है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ मिला, अब जो मिला अगर उसको वापस 3 से डिवाइड कर दो तो वापस 2 मिल जाएगा। तो कहेंगे ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो ऐसा ही कुछ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साथ भी है। अगर कोई फंक्शन है उसको मैंने किया डिफरेंशिएट, मुझे कुछ नया फंक्शन मिला, तो उस जो नया मिला उसको अगर मैं वापस इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे जो फंक्शन पहले था वो वापस आ जाएगा। उसी के आधार पर ये फार्मूले बनाए गए हैं। आगे और भी फार्मूले हैं, देखिए उनको। तो देखिए बिल्कुल ये बात याद रखेंगे कि जब आप इंटीग्रेशन निकाल रहे होते हैं तो असल में आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना होता है जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से जो दिया हुआ फंक्शन आपको है, जिसके लिए आपको कह रहा है कि इसको इंटीग्रेट करिए, वो वापस आ जाए। ठीक है, तो जैसे आपको साइन एक्स को कहता है कि भैया आप साइन एक्स को जरा इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, साइन एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब क्या हुआ, आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसको डिफरेंशिएट करने से ये साइन एक्स आ जाता हो। आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसको डिफरेंशिएट करने से ये फंक्शन जो भी आपको ये दिया है साइन एक्स वो आ जाता हो। ठीक है, सिंपल है। तो उसी तरह से ये बात हो गई। तो मतलब डिफरेंशिएशन से आप इंटीग्रेशन का फार्मूला बना सकते हो। तो हमें पहले से पता है कि डिफरेंशिएशन अगर हम इसको कहते हैं तो क्या मिल जाता है साइन एक्स। तो फिर अगर मुझे किसी ने साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा था, वापस आ जाएंगे इस पर। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, साइन एक्स। ठीक है, आप चाहे तो इसको करके देख सकते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो वापस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। ओके, तो साइन एक्स का हो गया इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। इंडेफिनिट है तो प्लस सी लगा दिया। उसी तरह से ये वाला अभी पहले भी बताया था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। इंडेफिनिट है तो सी लगा दिया। ठीक है, तो बाकी और भी फार्मूले हैं, लेकिन ये दो फार्मूले जैसे मैंने कहा था डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी, नीट फिजिक्स के लिए आपको जो है इन्हीं दो पर अच्छे से कमांड करना है। ठीक है, मतलब कि ये फार्मूला साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। बाकी फार्मूले भी जो है आपको कहीं कहीं काम आएगा, ये एफ तक ये कभी कभी काम आ जाएगा किसी किसी प्रॉब्लम में, बट नीट ने आज अभी तक इनसे प्रॉब्लम डायरेक्टली कभी नहीं पूछा है। लेकिन आप बुक सॉल्व करते हो, असाइनमेंट सॉल्व करते हो, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो वहां पर हो सकता है कहीं कहीं इनका यूज हो जाए। तो बिल्कुल उसी तरह की बात है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। जैसे 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स था, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x प्लस सी तो रहेगा ही। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x था, तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन वापस सेक एक्स। माइनस कॉसेक एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक इंटू कॉट बिकम्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। फिर माइनस कॉट एक्स को अगर डिफरेंशिएट करोगे आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और इंडेफिनिट है तो सब जगह सी लगा हुआ है। चलिए, फिर आपका ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों ये सबसे नीट में आता रहेगा। जैसे ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x। ठीक है, प्लस सी तो रहेगा। फिर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आप पढ़े थे, e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा, e टू द पावर x ही रह जाएगा, है ना। बाकी ये सी टर्म तो आप इंडेफिनिट की वजह से लगाते हैं। वही अगर लिमिट आ जाएगी, डेफिनिट आ जाएगी, तो ये सी लगाने की जरूरत नहीं होगी। फिर आपके लिमिट के ऑपरेशन होंगे बॉक्स बना करके, फिर वो सॉल्व करेंगे जो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम लोग ने जो भी फार्मूला अभी तक सीखा इंटीग्रेशन का, उसको जरा अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे हमें इनको और इनको फाइंड करना है, तो जरा इनके सॉल्यूशंस पर आइए। तो क्या हुआ, बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं प्लस के रूप में, तो इंटीग्रेशन वाला रूल अप्लाई होगा कि भैया सब पर अप्लाई कर दो आप। तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा, 1/x का इंटीग्रेशन करना होगा। फिर यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर है, तो मैं 2 को बाहर कर रहा हूँ, अंदर एक्स स्क्वायर बचेगा, उसका करना होगा। पढ़ा था ना, एक कोई कांस्टेंट टर्म हो तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के।
ये हो गया, और फिर अकेला यहाँ पे 3 हो गया, तो इसे भी बाहर कर देता हूँ, 1 बचेगा, मतलब dx अकेला। क्लियर। अब देखिए तो ये सारे पैटर्न पर आ गए हैं, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो e⁻x का इंटीग्रेशन अभी भी पढ़ा, सबसे लास्ट में e⁻x ही रहता है। यहाँ पर आ जाइए 1/x का इंटीग्रेशन, तो पढ़ा ना अभी, ln x का डिफ्रेंशिएशन था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो गया ln x, तो हम लिख देते हैं ln x। फिर आपका यहाँ पर आ जाइए, ये फार्मूला लगेगा, पहला वाला फार्मूला जो x की पावर n वाला था वो वाला लगाइए। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था कि x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये पढ़ा था, उसे यूज कर लिया। और फिर यहाँ पर हो गया 3 × dx का x, ये भी यूज किया हुआ, मतलब क्या हो गया। और हाँ इंडेफिनिट है, इसलिए लास्ट में जब इंटीग्रेशन का काम हो जाए तो एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए। तो ये हो गया ln x, और ये हो गया 2x³ प्लस 3x प्लस c, ये रह गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल। इसी तरह से सिंपल वो भी है, आइए जरा इसको भी देखें। तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, और फिर मैं बनाता हूँ तो मिलाइएगा। ओके, देखिए तो इसमें भी वही बात है, cos x का इंटीग्रेशन करना है, 3 बाहर आ गया, x की पावर हाफ, 3 बाहर आ गया, 1/x का इंटीग्रेशन करना है, 4 बाहर आ गया, 1/x² का इंटीग्रेशन करना है। देखिए इस तरह से हमने इसको सजा दिया, cos x हो गया, 3 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन करना था, 3 बाहर आ गया, 1/x का इंटीग्रेशन करना था, 4 बाहर आ गया, 1/x² का इंटीग्रेशन करना। क्लियर। तो करते हैं, cos x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला पर है, सीधा सीधा क्या आएगा, sin x। ओके, sin x। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत बच्चे गलती करते हैं ना, कभी कभी वो बोल देते हैं -sin x बोल देते हैं, तो गलत हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन था -sin x, cos x का इंटीग्रेशन सिर्फ sin x होगा, बिना किसी माइनस के। क्लियर, ये सब बातें बहुत बार रिपीट होगी, तो ध्यान रखिएगा। cos x का इंटीग्रेशन बिना किसी माइनस साइन के sin x। ओके, चलिए 3, ये x की पावर n के फॉर्म पे चला गया, तो तोड़ दीजिए, 1/2 + 1 तो 3/2, और जितना पावर उतने से ही डिवाइड। ठीक है, x की पावर n+1/n+1, इससे आगे फिर आगे बढ़िए, 3 × 1/x का ln x अभी पढ़ा था। फिर उसके बाद आइए 4, यहाँ पर इसे कैसे करें, तो 1/x² का इंटीग्रेशन, तो मैं अलग से थोड़ा कर देता हूँ, 1/x² का इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर ऊपर लेके जाएंगे -2। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर बिठाइए, -2 + 1 -2 + 1, है ना। तो ये क्या बन गया, x की पावर -1 मतलब -1/x। इसे आप चाहें तो अलग से अच्छे से नोट भी कर लें, याद भी रख लें, कई बार रिपीट होगा, बार बार आता रहेगा। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, आपको याद होगा 1/x का डिफरेंशिएशन, आपको याद होगा 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², तो इसीलिए ये माइनस जब इधर आ जाएगा तो 1/x² का इंटीग्रेशन भी -1/x आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें रहती है, बाकी आपने फॉर्मूला से सॉल्व कर लिया, दोनों तरह से कर लिया। तो खैर मैं क्या लिखूं, डायरेक्ट याद रखना है, -1/x, और इंटीग्रेशन का काम खत्म, तो कांस्टेंट c लगा दीजिए। क्लियर है। फिर आप चाहें तो इनको अपना अरेंज करके फाइनल आंसर लिख दीजिए, आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो sin x 2x की पावर 3/2 प्लस 3 ln x -4/x प्लस c, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप में से जिनका जिनका आ गया सही सही, तो बहुत हो, मुबारक हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वो मुझे। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सिंपल जो इंटीग्रेशन के फार्मूलों से आपने देखा कि आप अप्लाई करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको इंटीग्रेशन में और भी पढ़ना होगा, क्योंकि ऐसे कुछ फंक्शन आ जाएंगे जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होंगे, आपको डायरेक्टली फार्मूले पर सेट नहीं होंगे, तो आपको उनको फार्मूला पर सेट करना पड़ेगा, और फिर जा करके वो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आइए उस पर देखते हैं। तो देखिए, अब मान के चलिए आपको इस तरह का कुछ आ गया सॉल्व करने को, ठीक है, जो कि आएगा फिजिक्स में जगह जगह, आपको ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। तो देखिए 2x + 1 का होल क्यूब, और अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। आप देख सकते हैं आपने डायरेक्ट इस तरह के किसी भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे।
इसको तो फिर यहाँ पर देखिए आपको यूज करना होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आप मान लेंगे लेट z इक्वल टू जो भी अंदर में है 2x+1 आपने इसको मान लिया, लेट z इक्वल टू 2x+1। उसके बाद क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x सपोज। तो हमें इधर क्या हो गया, dz/dx हो गया, और इस तरफ भी डिफ्रेंसिएशन कीजिए, डायरेक्ट कीजिए, तो क्या आ गया, 2x का 2 बन जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, ऐसा आ गया। विच इम्प्लाइज कि आपको जहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन में dx है, तो उस dx को अगर लिखने की जरूरत है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dz/2, ठीक है, या फिर हाफ ऑफ dz। ये आपका हो गया एक बात, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब आपको क्या करना है कि जो दिया हुआ इंटीग्रेशन है जो x के फॉर्म में है उसे आपको z के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो 2x+1 को आपने लिया था z, यहाँ देख लीजिए ये था ऑलरेडी, ठीक है। तो एक काम करें, आप इसे 1 कर लें और इसे 2 कर लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि हाँ कौन सी दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। और आप मतलब कि एक तो हो गया कि x इन टर्म्स ऑफ z, और उसके बाद दूसरा हो गया dx और dz, इनमें आपस में रिलेशन, एक में x और z में रिलेशन, एक में dx और dz में रिलेशन। तो आपको यहाँ से x को हटाना है और उसकी जगह क्या रखना है, z रखना है। तो आपने अगर अंदर वाला जिसका पावर है 3, तो उसको अगर z मान लिया तो ये काम हो जाएगा ना। तो देखिए ये क्या हो गया, z का पावर 3 और dx की जगह हमको क्या पुट करना है, हाफ ऑफ dz। अब आप जैसे ये काम करोगे इंटीग्रेशन के रूल के हिसाब से ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और उसके बाद ये हो गया z3 dz। तो ये क्या होगा ना कि आपके किसी न किसी फार्मूले को पकड़ लेगा, किसी न किसी इंटीग्रेशन के फार्मूले से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। तो ये तो क्या हो गया, पावर वाला फार्मूला आ गया, तो उसको यूज कर लीजिए। तो क्या होगा वो, z की पावर 3+1 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है। तो एक बार जैसे ही आपने ये सॉल्व कर लिया, ये क्या आ गया 1/8 और z की पावर 4, तो आप z वापस इसमें रख दीजिए x के टर्म में, क्योंकि क्वेश्चन x के टर्म में है तो आंसर भी तो x के टर्म में करेंगे ना। ये हो गया, और आपका ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है। तो एक कांस्टेंट c लगा के आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। क्लियर, तो कितना आसान हो गया है ना। तो आपने z का इस्तेमाल किया और ये सॉल्व हो गया। तो एक बार फिर से मैं समझा दूं कि कभी जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आए जिसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको यूज नहीं हो पा रहा है कोई फार्मूला, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा ले सकते हैं। तो आपको क्या होगा कि ये देखिए जो होल जिसका पावर है ये, तो अगर मैं उसे कुछ मान लूँ अंदर वाले को, जैसे मैंने मान लिया z, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, z का पावर 3 में, ठीक है। तो इधर तो z का पावर 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो dx रह गया, उसे भी हटाना है। तो dx कैन बी कन्वर्टेड इनटू dz। तो वो कैसे, तो देखिए आपने z माना हुआ था 2x+1, दोनों साइड आप डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। जैसे दोनों साइड आप किसी नंबर से गुना करते हैं, दोनों साइड किसी नंबर से भाग देते हैं, दोनों साइड आप लॉग ले सकते हैं ना। तो उसी तरह से दोनों साइड आप डिफ्रेंसिएशन को भी कर सकते हैं, ये अलाउड है। ओके, तो आपका ये हो जाता है कि z इतना, तो दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो dz/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर के डिफ्रेंशिएशन पर 2 आ जाएगा। तो आपको क्या हो गया, अब dx हटा करके लिखना है वहाँ dz के रूप में, तो dx को इधर लाइए, 2 नीचे आ गया, मतलब हाफ ऑफ dz, तो हाफ ऑफ dz आ गया। अब इनकी और इनकी मदद से 1 और 2 की मदद से अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करिए, x वाले फॉर्म को z वाले फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो 2x+1 का होल क्यूब इंटू dx, तो 2x+1 की जगह क्या आ गया, z आ गया, मतलब z3 आ गया, और फिर उसके बाद ये dx की जगह क्या आ गया, हाफ ऑफ dz, ठीक है। तो z3/2 इधर हो गया, और आप अब देखो ये सीधा सीधा क्या हुआ, फॉर्मूला पर सेट हो गया, तो z4/4। क्लियर है क्या। और उसके बाद z4/8 हो गया, z वापस जो माने थे उठा के रख दीजिए, 2x+1 माने थे, तो 2x+1 का पावर 4/8, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का काम हो चुका है, लास्ट में +c लगा के आंसर करना है। क्लियर है, बिल्कुल यही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आपको करना है, फिर मैं करूँगा। चलिए देखिए क्या करना है, z मानना है, z इक्वल टू x² + 3x + 4, ये हो गया हमारा पहला। तो डिफ्रेंशिएट कर देना है दोनों साइड, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट
तो हमें क्या मिला, dz बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हमें तो dx चाहिए, तो dx क्या हो जाएगा मेरा, dx हो जाएगा dz अपॉन 2x प्लस 3। नहीं देखिए, तो यहाँ पर तो आपका काम जो है वो अधूरा रह गया। ये फंक्शन तो स्क्वायर में है यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पर आपको ये मानने से भी काम नहीं चला, मतलब आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत फिर यहाँ पे पड़ गई। तो चलिए ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका इस तरह से मानने से सॉल्व हो गया तब तो ठीक है, ठीक है। और ये कब ऐसा होगा, जब यहाँ पर ना लीनियर पावर मतलब एक्स का पावर 1 होगा, तभी ये सॉल्व होगा। अगर एक्स का पावर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 2 देख रहे हो, तो फिर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए, ये पूरा पूरा सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाया है, यहाँ पर dx dz है, अब कोई नंबर नहीं है, x वापस यहाँ पे रह गया है, तो फिर आपको कोई दूसरा फार्मूले यूज करने पड़ जाते हैं यहाँ पे, जो आप ये z मानते हो फिर वहाँ पे z नहीं कुछ और मानना पड़ जाता है, तो वो फिर हायर मैथमेटिक्स में चला जाता है। सो डोंट वरी, आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो किस तरह के आएंगे, आपको इसे हटा देना है स्क्वायर वाले को और फिर सॉल्व करना है। क्लियर। तो चलिए ये इसमें थोड़ा सा बात ध्यान में रखेंगे कि आपका ये सब्स्टिट्यूशन जो है कुछ ऐसे जगह पर काम करता है जहां पर ये x का पावर क्या हो, सिर्फ 1 हो, ठीक है। नहीं तो 2 होने पर इस तरह की प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात मैं ये भी कह दूं कि हर जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो जरूरी नहीं कि हर फंक्शन का आप इंटीग्रेशन निकाल ही सको, ये जरूरी नहीं है। जो नियम कानून पर सेट कर गया उसे आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत अच्छा। तो आपको इजी वाला ही देगा, सो डोंट वरी, आपको कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड नीट फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैथमेटिक्स में लगभग लगभग ये जो भी दिया हुआ था उस सबको सॉल्व करने के तरीके हैं, लेकिन आपको वो नहीं पढ़ना है। तो आप थोड़ा सा चेंज करिए सवाल में, z बराबर 3x प्लस 4 डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, और अब देखिए क्या आ गया आपको, तो dz बाई डी एक्स बन गया आपका 3। देखिए कोई x नहीं है, तो फिर ये आपका काम आगे सॉल्व कर देगा। तो मतलब क्या हो गया, dz क्या आ गया, 1/3 इंटू डी एक्स, ठीक है। अगर इसमें x बचा हुआ रहेगा तो फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर ऐसे नहीं बनेगा, कोई और तकनीक लगानी पड़ेगी, तो उतना हम लोग को फिलहाल नहीं पढ़ना है। ओके, तो वो इसीलिए मैंने वहां पे प्रॉब्लम को थोड़ा सा करेक्ट कर दिया। चलिए, तो ये हो गया 1/3। अब इनकी मदद से और इनकी मदद से आइए जरा सॉल्व कर लें। कर सकते हैं क्या यहाँ से सॉल्व? तो देखिए एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज करें और यहाँ से फाइनल करने की कोशिश करें। चलिए हो गया, बढ़िया, मिलाइए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 का क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x करना था, हमने इसको z में कन्वर्ट किया हुआ है, ये z बना दिया है 3x प्लस 4 को, तो z का पावर 3 हो गया, और dx की जगह मुझे क्या मिलने वाला है, 1/3 dx की जगह मुझे क्या मिलना है, 1/3 dz ना, यहाँ देखिए उल्टा लिखा हुआ है, dx इक्वल टू 1/3 dz, सॉरी फॉर दैट। तो इसको करेक्ट किया, तो dx की जगह क्या हो गया, 1/3 टाइम्स dz। तो अब क्या हो गया, ये 1/3 बाहर आ गया, z³ dz, तो ये क्या बन गया, 1/3 z की पावर 4/4, मतलब 1/12 एंड z की पावर 4। बस हो गया। अब आपका क्या है कि z जो माने थे रख दीजिए, 3x प्लस 4 का पावर हो जाएगा आपका 4, और सब कुछ सॉल्व हो चुका है, तो लास्ट में प्लस सी लगा के आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा 1/12 इंटू 3x प्लस 4 का पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये सॉल्व हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार अच्छे से फिर से समझ लीजिए। तो आपको जो पहला वाला एक्स स्क्वायर वाला टाइप था, तो उसमें ये सब्स्टिट्यूशन फिलहाल काम नहीं करेगा, तो आपको क्या किया, स्क्वायर वाले को हमने गैप कर दिया, क्योंकि अगर स्क्वायर रहेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आपने देखा कि उसमें एक्स के टर्म बाकी रह जाएंगे, तो सब्स्टिट्यूशन पर वर्क नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर जब भी होगा तो लीनियर वाला होना चाहिए, तभी आपको इस तरह के सब्स्टिट्यूशन वहां पर इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, फिर ये सॉल्व होते हैं। तो और भी सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसको देखते हैं। तो आइए कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ काम करें, जैसे मैंने ये वाला लिया, साइन 2x का स्क्वायर ds। आप जान रहे हैं कि इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपने पढ़ा नहीं, यहाँ भी आपको सब्स्टिट्यूशन आइए देखिए हेल्प करता है कि नहीं। तो मान के चलिए लेट z इक्वल टू 2x स्क्वायर, इस तरह से आपको मानना पड़ेगा, और फिर क्या हो जाएगा, तो अगर आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड्स,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये हेल्पफुल है या नहीं है। अगर हेल्पफुल नहीं है तो कोई और तरीका सोचना पड़ेगा, हेल्पफुल है तो फिर ठीक है। तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4x। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पर x वापस आ रहा है ना, तो क्या हो गया ये 4x। तो हमारा जो dz आया, dx को dx आया, वो क्या आ गया 1/4x इंटू डी जेड। तो यहाँ पर ये x आपको फिर प्रॉब्लम कर रहा है, डायरेक्ट इजीली सब्स्टिट्यूशन से आपको नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर क्या करना होगा, तो अगर मतलब आपको है कि नहीं हमको ऐसे ही आगे बढ़ना है, तो फिर से आपको इस x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे, z/2 रूट अंडर करके फिर आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो चलिए एक बार मैं रख ही देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है कि x को आपको लिखा जा सकता है रूट अंडर z/2। तो चलो लिख देते हैं, एक बार थोड़ा आगे बढ़ के देख लेते हैं इसको। x की जगह क्या हो गया, रूट अंडर z/2, ठीक है। बाकी z, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे dx जो है इसमें अब कहीं पर x नहीं है, ठीक है, जो भी है z है। तो चल, तो काम चलना चाहिए, देखें आगे बढ़ के। तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ, देखिएगा 2x² है, मतलब यहाँ पर z है, और dx की वैल्यू ये है, मतलब 1/4 √2 मैं इसका ऊपर ले जा रहा हूँ, ऊपर आ गया, नीचे में रूट z बच गया, ठीक है। और फिर क्या बचा, dz। तो अगर आप इसके इंटीग्रेशन को कर सकते हैं, ये √2/4 तो चलो बाहर आ गया, तो अगर आप इसको कर पाएंगे तो सॉल्व होगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, आपको फिर इसके लिए एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ जाएगी, तो ये इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। तो वही बात याद रखिएगा कि अगर x में अंदर में लीनियर है तब तो ठीक है, अगर आपने कुछ पावर 2 कर दिया, 3 कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, बढ़ा के पावर कर दिया, तो फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी वर्क करे, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें यहाँ भी करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये सवाल मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि ताकि अगर आपको कहीं पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिखाई दे, अगर फिजिक्स को सॉल्व करते वक्त और उसमें ऐसे टर्म्स आए, तो आप समझ जाइए कि ये एक तो आपको आएगा नहीं, जैसे टेस्ट क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं, सॉरी। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि अगर आपको इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है तो फिर यहाँ पर आपका ये z मानने से काम नहीं चलेगा। हमने थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर प्रयास भी किया कि भाई अगर आप z मान के चले आगे और x को वापस z में कन्वर्ट करके भी यहाँ पे चूंकि dz/dx किया तो x यहाँ साथ में रह गया, तो इस x को हटाने के लिए हमने वापस ये सब्स्टिट्यूशन का यूज भी किया। अगर ये सब करने से भी किसी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता, अगर ये सिर्फ साइन z होता या फिर कुछ इस तरह का आ जाता जो आराम से हम सॉल्व कर पाते तो कर लेते, नहीं आ पा रहा है तो नहीं कर सकते, मतलब इस मेथड से तो फिलहाल यहाँ पे नहीं कर सकते। तो आप अप्लाई करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई सॉल्व कर सकते कि नहीं कर सकते। वैसे मैंने आपको बताया कि x का पावर जब आपको 1 रहेगा तभी आपको ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव होता है, पावर बढ़ जाने पर फिर यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये पावर को हटाना पड़ेगा, फिर आपको आराम से इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए पावर हट गया, z इक्वल टू 2x, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए आराम से आपको आता चला जाएगा, 2 बन गया, तो आपका जो dx है वो क्या बन गया, हाफ ऑफ dz। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब इन दोनों को हम लोग उठाएंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो साइन 2x की जगह z आ गया और dx की जगह क्या आ गया, हाफ ऑफ dz आ गया, हाफ बाहर आ गया, साइन z dz। देखिए फॉर्मूला पर था, साइन x का अगर x के रिस्पेक्ट में पूछते इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस x हो जाता, अभी साइन z का z के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस z, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये हो गया। बाकी जो आपने z माना था वो z आप वापस रख दो, माइनस हाफ, चाहो तो प्लस सी यहाँ भी लगा सकते हो या लास्ट में ही लगाइए, ज़्यादा बेटर होता है। तो माइनस हाफ कॉस z क्या हो गया 2x, प्लस सी लगा के आंसर कर दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि अभी हमने यहाँ पे पावर बढ़ाया था तो आप देखे थे कि फिर ये मेथड वर्क नहीं करता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लस 5 टाइम्स 5 6 10 कुछ भी आप अगर यहाँ रखते हैं तो मेथड काम कर जाएगा, क्योंकि आपने एक्स का पावर तो नहीं बढ़ाया। तो आपका क्या क्या चेंजिंग आएगा, देखिए नया सवाल आपका तैयार हो गया।
तो इसी में मैं बना दे रहा हूँ। 3 का ही पार्ट ए मान लो उसको और ये पार्ट बी मान लो, तो 2x प्लस 5 हो जाएगा। कहाँ क्या चेंजिंग आएगा आप देख सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही हो जाता है, तो इसमें कोई चेंजिंग आएगी नहीं। तो आएगी नहीं तो फिर देखिए आप, ये आपका ऐसे ही साइन जेड रहेगा एज इट इज। आप भी खुद से सॉल्व करके देख लें, यहाँ तक सब कुछ सेम चलेगा। बस लास्ट में क्या हो जाएगा कि ये 2x प्लस 5 ये पुट हो जाएगा प्लस सी, बस इतना सा आंसर आएगा। तो आपने अगर यहाँ पे कुछ ऐड किया है, प्लस किया है, माइनस किया है कोई नंबर को, तो सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ओके, वैसे ही यहाँ पर है, तो इसमें बताइए पहले वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो x का पावर क्या देख रहे हैं हम लोग, 1 देख रहे हैं, तो वर्क तो करना चाहिए। आइए देखते हैं। तो z इक्वल टू 2x प्लस 3, तो डिफ्रेंशिएट करिए बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dz बाई dx क्या बन गया, ये 2 और फिर यहाँ पे 0, मतलब dx आ गया आपका हाफ ऑफ dz। ओके, अब इन दोनों की मदद से हम लोग सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। तो जो भी इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 है आपका, ये बन गया e टू द पावर z, और dx की जगह आ गया हाफ dz। तो आपका हाफ बाहर और ez dz। तो आप जानते हैं कि ये सॉल्व होकर क्या बनेगा, ez ही बनेगा। तो हो गया सॉल्व। तो हाफ और z क्या माने थे रख दीजिए, 2x प्लस 3 माने थे। सब कुछ सॉल्व हो चुका है, कांस्टेंट लगाइए, आंसर लिखिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी तरह से लॉग वाले टर्म में भी आ सकता है, जब आप, है ना, लॉग वाले टर्म में भी आप चाहे तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 5वें में देख लीजिए आप, जैसे ln x होता तो ठीक है, लेकिन अगर 2 प्लस, या इसको करिए कि 2x प्लस 3 हो गया ऐसा, तो अब कैसे सॉल्व किया जाए, इसको इंटीग्रेशन निकालना है हमको। तो फिर वही बात, लेट z इक्वल टू 2x प्लस 3, x का पावर 1 है ना, तो काम करेगा। ओके, तो फिर क्या हो गया, dz बाई dx इक्वल टू 2, तो फिर क्या हो गया dx हाफ ऑफ dz। सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक इसकी मदद से एक इसकी मदद से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ln यहाँ पे हो गया z और ds की जगह हो गया हाफ ऑफ dz। हाफ बाहर आ गया, ln z dz। तो आप देख सकते हैं ln z का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था आपने, ऐसा कुछ ln का। तो ln का इंटीग्रेशन अभी आपने नहीं पढ़ा। अगर आप इसका ln x का इंटीग्रेशन अगर आपको पता हो तो फिर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग आगे जो और भी कुछ डिटेल फार्मूलाज हैं, तो वो जब लिखेंगे तो उसको हम अप्लाई कर देंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से वो सॉल्व हो सकता है। तो मान के चलिए कि ये कुछ आया, ये सॉल्व होके इसका होता है जवाब। तो मान लीजिए ये कुछ आया y, तो आपका वो y आ जाएगा, और फिर z को आप सब्स्टिट्यूट कर देना x के टर्म में और प्लस c। तो ऐसे लिखने पर सब्स्टिट्यूशन जो है वो वर्क कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ। चलिए, तो इनके फार्मूले हम लोग आगे में आगे फिर आपको एक साथ लिखा देंगे। तो फिलहाल मैं सब्स्टिट्यूशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पर जो आप इन सब चीज़ों से क्या याद रख सकते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट बात है डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में, और खास करके नीट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स अगर था, तो आपको बताया गया था कि साइन का हो जाएगा यहाँ पर cos nx, और जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये बात हो गई। और उसी तरह से इंटीग्रेशन में अगर बात आएगी, साइन ऑफ nx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर क्या होगा, साइन का हो जाता है माइनस कॉस, और फिर जो ये कॉफिशिएंट है ना, उससे क्या करना है आपको, डिवाइड करना है यहाँ पे। तो आपने देखा था यहाँ पे सॉल्व करके हम लोगों ने दिखाया इससे पहले साइन 2x वाले का, तो आपने देखा था नीचे में 2 आ जाता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी याद रखिएगा, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कैसे होता है वो सब्स्टिट्यूशन से आपने क्लियर किया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे हमने कहा कि साइन 2x आ गया, तो आपको क्या लिखना है, 2 इंटू कॉस 2x, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। और उसी तरह से अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x किसी ने पूछ दिया तो क्या करना है, तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, और बस कॉफिशिएंट जितना भी है उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है,
तो ये इंडेफिनिट है, तो एक सी लगा के आंसर कर दीजिए। तो यहाँ भी चाहे तो सी लगा सकते हैं, तो सी इज ए कांस्टेंट, नो प्रॉब्लम। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये दोनों फार्मूले को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब रही बात कि जो प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहा था, अगर आपको मन में है कि नहीं हमको सॉल्व करना ही है, तो एक और फार्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको, तो मैं उसे लिख देता हूं, उसके बाद वो भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, हाँ जी दोस्तों, तो देखिए, तो अगर आप जानना चाहते हैं उनका सॉल्यूशन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, और जो हम देख रहे थे कि सिर्फ जेड मानने से अंदर वाला, जब यहाँ पे पावर 2 था तो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर इस टाइप के प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्व करना है, तो आपको एक और फार्मूले के बारे में जानना पड़ेगा, कुछ इस तरह से कि अगर आपको इंटीग्रेशन यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया हुआ है, तो मान के चलिए कि ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। ओके, तो वो फंक्शन कौन सा है, अगर आप वो पकड़ सकते हैं तो उसको यहाँ पे लिख देना उस फंक्शन को, और उसके बाद जो भी अंदर में यहाँ पर था उसको आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके लिख देना है, सिंपल सा, और प्लस सी लगाइए, आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत सारे इंटीग्रेशन वाला जो प्रॉब्लम होता है उस पर अप्लाई हो जाता है डायरेक्टली। तो कैसे, तो देखिए, तो इनको और इनको तो आप सब्स्टिट्यूशन जेड मान के भी अंदर में यहाँ पे जेड मान के और यहाँ पर भी जेड मान के आप चाहें तो बना सकते हैं। जो इसको आपने बनाया भी है, इसको चाहे तो बना के देख सकते हैं, आराम से बनेगा। जेड इक्वल टू ए माइनस एक्स रखिए, डिफ्रेंशिएट करिए, डी एस को डी जेड में बदलिए और सॉल्व कर दीजिए, वो आपको आ जाएगा। लेकिन इस तरह के भी जो फार्मूले हैं वो भी यहाँ पे देखिए वर्क करेगा। कैसे, तो 2x+1 का क्यूब, तो आप खुद ही सोचो कि 2x+1 का क्यूब यहाँ पर कब आएगा, जब यहाँ पर पावर जो है आपका, ये आपने जैसे कि x की पावर n का इंटीग्रेशन पढ़ा था, x की पावर n+1/n+1, तो कुछ उसी तरह से इसको आप अगर मान लीजिए x पूरा का पूरा x मानते हैं और x की पावर इसको n मानते हैं, तो x की पावर n+1/n+1, तो वही 2x+1 की पावर 3+1/3+1 हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर आपने ये फंक्शन लिया होगा तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर ये वाला चीज आ जाएगा। सिंपल है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 4 बाहर आ जाएगा, वो 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, और इसका पावर जो होगा वो 4-1 हो जाएगा, मतलब 3। तो क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके फंक्शन को यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो सीधा सीधा आप x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है पता चल जाता है। तो वो लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, सिर्फ सिंपल है अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ये काम करोगे और फिर सॉल्व करो आपको, तो यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ पे 4 था, 4 × 2 8 हो गया, और यही हमने पहले भी लाया हुआ है जेड मानते हुए। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, एक बार फिर से समझिए। तो 1 इसको क्या मान लेना है, x, तो 1/x क्या हो जाता है, उसका इंटीग्रेशन ln x हो जाता है। तो ln x यहाँ पे फंक्शन के रूप में आएगा, क्योंकि अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते तो फिर ये आ जाता, क्योंकि ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो ये 1/x आ जाता है इस तरह से, है ना। तो आपको इसको x मानते हुए इसको इंटीग्रेट करके आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वो आपको ये आ गया। अभी फिर करना क्या होगा कि आपको ये जो है a माइनस एक्स का टर्म, इसको फिर नीचे में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। a कांस्टेंट है तो इसलिए उसकी 0 हो जाएगी, माइनस एक्स के लिए -1 आएगा, बाकी ये चीज़ रहेगी, आंसर हो गया। तो यही चीज आप इन दोनों पर भी लगाइए, जो हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, अब आराम से सॉल्व हो जाएगा। पावर यहाँ पर 4 है, आप कुछ नहीं, इसको x मान लीजिए, तो x की पावर 4 तो क्या होगा, x की पावर 5/5, तो आप ये पूरे के पावर 5 कीजिए, यहाँ भी 5 कीजिए, और इसको क्या करिए, सीधा सीधा डिफ्रेंशिएशन में डाल दीजिए, x² + 3x+4 को यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही आप ये काम करेंगे वो आपका सॉल्व होकर आंसर हो गया, सो इजी। और फिर यहाँ भी आ जाइए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे ऐसा फंक्शन रखना है इसको डिफ्रेंशिएट करने से ये आ जाए, राइट। तो आपका साइन आ जाए, तो साइन वाला कब आता है, जब कॉस को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो आप यहाँ पर रखिएगा कॉस 2x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन 2x² आएगा, तो एक माइनस और लगा देना है, क्लियर। तो हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस। तो इस वाले को अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया, माइनस कॉस 2x² को अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आपको साइन 2x² मिलने वाला है, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिल गया, और उसके बाद फिर क्या करना है कि ये अंदर का जो भी है 2x² उसको एक बार आपको डिफ्रेंशिएट कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये x तो है नहीं, x की जगह कुछ और है, इसलिए वो जो भी है उसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने ये किया तो आपको ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल आपका और रह गया
इस वीडियो लेक्चर के लिए कि ln x वाला जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि तो ln x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसको मैं चलिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला में तो लास्ट में होगा तो लिख ही देंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने इंटीग्रेशन का एक u इंटू वी वाला फॉर्म बताया था, राइट। तो उसको आप यहाँ पर बड़ा अच्छा मौका है यूज करने का इसके सॉल्यूशन के लिए। ओके, तो आप जरा एक बार फिर से याद करें। हमने आपको अभी भी सिखाया u v अगर रहेगा, दो फंक्शन होगा तो आप u रखेंगे बाहर, v फिर माइनस फिर du बाई डी एक्स के साथ आपको इंटू करना पड़ेगा वी डी एक्स और फिर सबका एक बार इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला चलता है। तो यहाँ पर आपको इसमें यूज करना है। तो आप कहोगे सर यहाँ तो दो फंक्शन है, यहाँ तो एक ही फंक्शन है। तो नहीं, एक फंक्शन और हम मान लेंगे 1, तो ये 1 इंटू ln x के रूप में इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक आपका u हो गया, एक आपका v हो गया, तो मुझे यहाँ पे u भी कैसे लेना है, तो उसके लिए भी रूल होते हैं। आई लेट करके एक रूल होता है मैथमेटिक्स में, उसको लगाना पड़ता है। आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। उसमें इस तरफ u लेते हैं और इस तरफ आपको v लेते हैं, ठीक है। तो जो पहले मिलेगा अलजेब्रिक पहले मिलेगा तो हम लोग इधर ले लेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल वाले भी ले लेंगे, एंड इस तरह से वो रूल चलता है। तो हम लोग को यहाँ पर देखिए कैसे फंक्शन है। 1 एक्चुअली में क्या है, x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 है मतलब वो अलजेब्रिक में काउंट होगा, यहाँ पे काउंट होगा वो 1, ठीक है। और ln x यहाँ पे ये हो गया। तो आप इसको क्या करना है, u बनाना है log को और v बनाना है 1 को, ठीक है। ये तो देखिएगा, तो हम लोगों ने क्या किया कि u यहाँ पर आप सिंपली ये मान के चलो कि u जो है हमारा वो log वाले टर्म को लेना है पहला फंक्शन, और दूसरा फंक्शन हमको ले लेना है 1 को, ठीक है। तो फिर ये कैसे आएगा देखिए जरा। तो u हमने ले लिया ln x को, v हमने लिया 1 को, तो 1 इंटू डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन du बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स मतलब ln, ठीक है। और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स और फिर सबका एक बार इंटीग्रेशन। अगर आपको ये चीज नहीं भी याद है तो मान के चलो कि आप अगर 1 को बाहर रखते हो, ln x को अंदर रखते हो, तो प्रॉब्लम तो फिर आ गई ना। ln x का इंटीग्रेशन फिर आप करोगे कैसे, उसी को तो निकालना है हमको ln x का इंटीग्रेशन। तो अगर आपने यहीं पे ln x को अंदर रखा और 1 को बाहर रखा तो फिर आपको यहीं पे प्रॉब्लम आ जाएगी, स्टेप आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसी सब को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स में एक रूल बनाया जाता है आईलेट का, तो उसको मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं हम लोग। तो आपको उतना नहीं जानना, लेकिन संजोग से डिस्कशन आ गया कि ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला, चूंकि 12th क्लास में एक आध जगह इसको यूज करना पड़ता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर इसका एप्लीकेशन में इसके फॉर्मूले भी हो जाएंगे और इसका एप्लीकेशन भी हो जाएगा। तो गौर से देखो, ये हो गया ln x, यहाँ पर हो गया x माइनस, फिर देखिए ln x का हो गया 1 बाई एक्स, और फिर यहाँ पर भी हो जाएगा x, और फिर इसका dx। तो ln x हो गया, फिर x हो गया माइनस, यहाँ पे 1 आ जाएगा और फिर ये dx आ जाएगा। देख रहे हैं, तो कहीं भी कलम अटकेगा नहीं, आपका आराम से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि देखिए आप इंटीग्रेशन ऑफ dx सिर्फ बचा करने को है ना, तो आ ही गया लगभग। तो ये क्या हो गया, ln x एंड x माइनस ये वाला तो x बन गया ना, ध्यान से देख लीजिएगा। तो dx का क्या हो जाएगा, ऐसे तो फिर 0, कहीं पे कुछ गड़बड़ है। देखिए फिर से, u हो गया ln x बाहर आ गया, v हो गया ऐसा, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, ये बाहर था, फिर ये माइनस में आ गया, यहाँ पर du बाई डी एक्स हमें लिखना था, तो u कौन था ln x और v कौन था 1, क्लियर है। तो बाहर वाला काम ln x इंटू ये वाला क्या होगा x, ln x इंटू एक्स, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ गलत आ गया है, ये ln x इंटू एक्स, क्लियर, यहाँ तक का काम हो गया। फिर माइनस हो गया, अभी ये चलेगा, तो ये ब्रैकेट के चलते प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इनटू, ठीक है। फिर माइनस इधर वाला चलेगा, ये हो गया 1 और फिर dx और dx का x, ये ब्रैकेट हटाइए और ये क्या हो गया x हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब आप इसको ऐसे कर लीजिए, इस x को पहले लिख लीजिए x ln x माइनस x, ओके। अच्छा, अब अगर मान लो तो पहले तो मैं लिख दूं कि ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ ln x, तो इंटीग्रेशन ऑफ ln x with respect to x is nothing but x ln x minus x।
अच्छा, अब अगर हमें ये है कि हमें इसे रिवर्स में चेक करना है कि हमने जो निकाला वो सही निकला या नहीं, ठीक है, तो हम लोग क्या है, हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से क्या जानते हैं, प्लस सी। ऑफ कोर्स जब इंडेफिनिट की बात है तो एक प्लस सी लगाते हैं, ऐसे फॉर्मूले में नहीं भी लगाएं तो चलेगा। हाँ, तो हमने ये कह रहे थे कि जो निकला अगर हम उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो जो निकला है उसको वापस डिफ्रेंशिएट करने पर ln x आना चाहिए, तभी मानेंगे ये सही हुआ, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन वापस ln x आ जाता है तो फिर ये सही बात है। ओके, तो आइए करते हैं, चेक करते हैं वेरिफिकेशन। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ln x माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर आपको u इंटू वी वाला फॉर्मूला याद होगा, तो हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। ये वाला सेकेंड वाला टर्म तो बहुत सिंपल था। देखिए यहाँ पे u इंटू वी वाला, तो u भी तो कोई भी हो सकता है, तो u बाहर किया और v को डिफ्रेंशिएट किया, फिर प्लस लगाया, फिर दूसरे को बाहर किया और x को डिफ्रेंशिएट किया और यहाँ भी किया, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैंसिल होके 1 आ गया, यहाँ पर ln x आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो 1 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा ln x। तो बात तो सही है कि इसका डिफ्रेंशिएशन x इंटू ln x माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है ln x, तो इसीलिए ln x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा x ln x माइनस एक्स। क्लियर, आप चाहे तो x कॉमन भी ले सकते थे, तो x इंटू ln x माइनस वन, तो जो भी आप समझे। तो अभी पीछे वाले सवाल में जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप लॉग में जान रहे हो इंटीग्रेशन तो वहाँ पे रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा, तो यही चीज़ आपको वहाँ पे रखना था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ln x x ln x माइनस एक्स, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं जो आपको 12th क्लास में यूज़ होते हैं, जैसे उसमें रूट अंडर करके आ जाता है ना, और कुछ आंसर साइन इनवर्स में भी चले जाते हैं। तो इस तरह से कुछ होते हैं जो 12th सेक्शन में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग होगा तो सिर्फ फार्मूला लिख देंगे लास्ट में, उनको आप एक बार बस नोट कर लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर जब यूज़ होगा कहीं किसी थ्योरी में तो आपको वो फार्मूला हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में तो यहाँ तक के लिए इतना ही। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने सीखा कि कैसे कैसे फार्मूले हैं, कैसे कैसे उसके एप्लीकेशंस हैं, सब्स्टिट्यूशन रूल को भी कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली, कहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा, है ना। सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करके दिखाए, और उसके बाद फिर log x का भी हमने यहाँ पे आपको, और इस वाले फार्मूले का भी यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाया, इंटीग्रेशन वगैरह सब करके। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से बारीकी से आराम से कंप्लीट करें, समझते हुए अपना नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम उनका नोट्स आप बनाते चलिए एक तरफ से, और उनको रिवाइज करते चलिए। दिक्कत हो वीडियो को दोबारा सुनिए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताया करें, तो हम उसके हिसाब से आपको ज़रूरत होगा तो फिर अलग से भी कुछ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में लेक्चर 15 के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की बातें करेंगे, और फिर इंटीग्रेशन के क्या एप्लीकेशन हैं, यूज़ हैं फिजिक्स में, उस पर हम लोग काम करेंगे। ओके, तो प्रोबेबली अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 16, वो हम लोगों का बेसिक मैथ का आखिरी लेक्चर होना चाहिए। और आप अच्छे से यहाँ तक कंप्लीट करें और फिर जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और अच्छा कीजिए।